Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Cruel Husband, Episode 7. कौन आदमी? विराज ने पूछा। अवनी बोलने लगी, मैं उसे नहीं जानती। उसने चेहरे को ढक रखा था इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे कहा था कि अगर मैं मिस्टर ओबरॉय से इस बारे में बात करूंगी तो वे मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, इसलिए जैसे ही मुझे आज मौका मिला मैं आपकी बेटी को, लेकिन उसकी मासूमियत ने मुझे उसे कुछ करने की इजाज़त नहीं दी। आखिर मेरा भी एक छोटा भाई है जिसकी जान खतरे में है, लेकिन इसके लिए मैं किसी और की जान नहीं ले सकती। ये कहते कहते अवनी रो पड़ी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वह कैसे ईशा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ी थी, लेकिन इस ख्याल से कि उसके अपनों को कितना दर्द झेलना पड़ेगा, वह सीधे यहाँ आ गई। प्लीज सर, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं मजबूर थी। प्लीज प्लीज मेरे भाई को। ये कहते कहते अवनी की सांसें भारी होने लगीं। ऋषिका उसकी पीठ सहला रही थी, तभी अचानक वह बेहोश हो गई। इसे ले जाओ, विराज ने उसे गोद में उठाकर ले गया। अब बहुत हुआ, ये छिप छिप कर वार करना। अब असली लड़ाई सामने से लड़ी जाएगी, अभियांश ने गुस्से में दहकती हुई आंखों के साथ कहा। अभियांश, राजवीर, विराज और रुद्राक्ष गुस्से में बाहर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से उन्हें वानिका आती हुई दिखी, जो ईशा को गोद में लिए हुए थी। वानिका उसकी पीठ सहला रही थी और ईशा उसके कंधे पर सिर रखे सिसक रही थी। क्या हुआ, प्रिंसेस? अभियांश ने ईशा को अपनी गोद में लेते हुए पूछा। ईशा ने तुरंत अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। वानिका ने कहा, भाई, वो फुटबॉल फटने की वजह से बहुत तेज आवाज आई थी, जिससे ये डर गई। अभियांश ने सिर हिलाकर वानिका की बात समझी और ईशा को शांत करने लगा। कुछ देर पहले हुई बातचीत उसके दिमाग में घूमने लगी और अपनी बेटी को किसी भी खतरे में देखने का ख्याल ही उसकी सांसें थामने जैसा था। उसने ईशा को और कसकर गले से लगा लिया और उसे लेकर हाल में इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद ईशा रोते रोते सो गई। अभियांश ने उसे फिर से वानिका की गोद में देना चाहा, लेकिन ईशा ने उसकी कॉलर कसकर पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी पकड़ ढीली की और वानिका की गोद में सौंपते हुए कहा, हम उन्हें लेने जा रहे हैं, और जब तक हम वापस नहीं आते, विला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी और ऋषिका की है। इतना कहकर अभियांश ने एक आखिरी नजर ईशा पर डाली और सबके साथ निकल गया। वानिका अपनी भराई हुई आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। वो जानती थी कि वे किसे लेने जा रहे थे। अब शायद सब कुछ ठीक होने वाला था। जिस दर्द को उन्होंने इतने दिनों तक सहा, उसका अंत अब नजदीक था। शाम के वक्त मिष्टी कैफे से घर आई। कमाल है, आज यहाँ इतनी शांति कैसे? बड़बड़ाते हुए मिष्टी अंदर आई। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। तभी उसकी नजर किचन में खड़ी ऋषिका और वानिका पर पड़ी, जो बहुत सीरियस होकर कोई बात कर रही थी। मिष्टी उनकी तरफ बढ़ी और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, उनके सामने मिठाई का डब्बा रख दिया। ऋषिका और वानिका अचानक उसे देखकर हैरान रह गईं और उसके हाथ में पकड़े मिठाई के डब्बे को कंफ्यूजन में देखने लगीं। मिष्टी ने एक पीस उठाया और बारी बारी से ऋषिका और वानिका के मुंह में ठूंस दिया। किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? ऋषिका ने भरे मुंह से पूछा। कल तक मिष्टी उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, और आज अपने हाथों से मिठाई खिला रही है। यह उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। मिष्टी ने मिठाई का डब्बा वानिका के हाथ में थमाते हुए कहा, वो मैं और ईशा यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनते ही वानिका और ऋषिका की आंखें बड़ी हो गईं। मिष्टी ने उनके रिएक्शन देखकर अपनी बात रखते हुए कहा, वो क्या है ना, मुझे किराए पर बहुत ही अच्छा मकान मिल गया है, तो तुम अपने भाई को कह देना कि अब उन्हें हमारा बोझ और नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन मिष्टी, ऋषिका कुछ कहने ही वाली थी कि मिष्टी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ओके, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। इतना कहकर मिष्टी बिना उनकी बात सुने वहां से चली गई। वानिका और ऋषिका ने टेंशन में अपने सिर पर हाथ रख लिया। कहा तो ये सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, और मिष्टी ने एक और बम उन पर फोड़ दिया था। वानिका ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अभियांश का नंबर डायल किया,
लेकिन 2 रिंग के बाद ही फोन कट गया। हमें किसी भी हालत में भाभी को यहाँ से जाने से रोकना होगा, वानिका ने परेशान होते हुए कहा। ऋषिका ने भी टेंशन में कहा, हाँ, और ईशा की जान पहले से ही खतरे में है। ज्यादा नहीं तो कम से कम आज रात के लिए उसे यहाँ रुकने के लिए मनाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वे दोनों जल्दी से मिष्टी के रूम की तरफ भागी, जहां मिष्टी अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली जैसा घर खड़ा था। वहां लगभग 10 से 12 गाड़ियां एक साथ आकर रुकीं। सबसे पहले दरवाजा खुलते ही उसमें से अभियांश निकला। उसके चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा था और उसकी आंखें नफरत में जल रही थी। उसके पीछे वाली गाड़ियों से रुद्राक्ष, राजवीर और विराज निकले। अभियांश ने एक इशारा किया और उसके गार्ड्स ने चारों ओर से उस हवेली को घेर लिया। इस तरह के सुरक्षा घेरे के बीच अभियांश, रुद्राक्ष, विराज और राजवीर आगे बढ़ गए। लेकिन उन्होंने सीधे उस हवेली में जाने के बजाय घर के बैकसाइड में जाने का फैसला किया। वहां एक खूबसूरत गार्डन था, लेकिन एक कोना ऐसा था जो झाड़ियों से पूरी तरह से ढका हुआ था। अभियांश तेजी से उस कोने की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक खौफनाक इरादा था, जो बता रही थी कि आज वो किसी भी कीमत पर यहाँ से वो हासिल करे बगैर नहीं जाएगा जिसके लिए वो यहाँ आया है। अभियांश के इशारे पर विराज ने झाड़ियां हटाने लगा। उसके हाथों में ताकत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठान लेने की आग थी। रुद्राक्ष और राजवीर आसपास अपनी नजरें दौड़ाने लगे, जैसे कि कोई खतरा उनके चारों ओर हो। उन्हें हर एक आवाज पर सावधानी बरतनी थी। डू इट फास्ट विराज, अभियांश ने सख्त लहजे में कहा। विराज ने झाड़ियों को एक ओर फेंक दिया, और जैसे ही सफाई की, वहां एक पुरानी दरवाजे का पता चला। दरवाजा ऐसा था जैसे सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ हो। उसकी लकड़ी में दरारें थीं और उस पर जंग लग गया था। उस दरवाजे को देख अभियांश और रुद्र सवालिया नजरों से अभियांश को देखने लगे, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? वो रुद्राक्ष ने पूछा। मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, अभियांश ने कहा। रुद्राक्ष ने मुंह बिगाड़ दिया, और जल्दी से खोलो इसे। उसके कहने पर चारों ताकत लगाकर उसे खोलने लगे। करीब 5 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद वो दरवाजा खुला। उसके भीतर गहरा अंधेरा था। मैंने जो तुम्हें टॉर्च लाने का कहा था, वो कहाँ है? अभियांश ने सवाल किया। राजवीर ने अपने पास पकड़े बैग में से 2 टॉर्च निकालकर अभियांश को थमा दी। अभियांश के साथ वो चारों टॉर्च की रोशनी के सहारे अंदर की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ मिष्टी सूटकेस में अपना सामान पैक कर रही थी। ईशा वही सोई हुई थी। भाभी, प्लीज, आप कहीं नहीं जा सकती, वानिका ने अंदर आते हुए कहा। मिष्टी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। और तुम मुझे इसे रोकने वाली कौन होती हो? देखो मिष्टी, माना तुम गुस्से में हो, लेकिन इस तरह तुम्हारा यूं ही चले जाना, ये तुम्हारे और ईशा की सेफ्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऋषिका के कहने पर मिष्टी उस सवालिया नजरों से घूरने लगी। वानिका ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए, उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी, भाभी, माना हम सबने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपको जिस वक्त हम सबकी जरूरत थी, तब हम आपके पास थे भी नहीं, पर प्लीज यहीं रुक जाइए। आई प्रोमिस, कल तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपके सारे दिल के दुख भी दूर हो जाएंगे, प्लीज। मिष्टी उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही थी। उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, नहीं, मैं और तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं और ईशा यहाँ से जा रहे हैं, अभी इसी वक्त, बस ये फाइनल है। ऋषिका ने कहा। मिष्टी, प्लीज, अच्छा ठीक है, सिर्फ आज के लिए, जब तक अभियांश सर वापस नहीं आ जाते। प्लीज, फिर भले ही उनके आ जाने के बाद तुम जो चाहे कर लेना। मिष्टी उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी। अभियांश और बाकी सब लोग लगभग 15 मिनट तक उस खुफिया सुरंग जैसी जगह से होकर आगे बढ़े। तभी उन्हें एक जगह से हल्की रोशनी दिखाई दी। अभियांश के पीछे सब चल दिए। वहां एक रास्ता था, जो बाहर निकलने पर फिर से जंगल में ले आया। रुद्राक्ष ने झुंझलाते हुए कहा, ओबरॉय, तुम्हें कुछ पता भी है या बस यूं ही हमें घुमा रहे हो? राजवीर ने भी सहमति में कहा, हाँ अभियांश, हम तो घूम फिरकर फिर से जंगल में ही आ गए हैं। अभियांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई।
ये कोई असली जंगल नहीं है। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, मानो वो पागल हो गया हो। ऐसे मत देखो, ये जंगल यहाँ बनाया गया है। पुराने जमाने में लोग इन जंगलों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बचने के लिए करते थे। सामने देखो। सबने सामने देखा तो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। अभियांश उस ओर बढ़ा। जो दूर से बस एक पेड़ दिख रहा था, वह पास जाकर दरवाजे की तरह खुल गया। सब हैरान रह गए और बिना कुछ कहे अभियांश के पीछे चल पड़े। करीब 100 से 200 मीटर चलने के बाद उन्हें बेसमेंट जैसी जगह दिखाई दी, जहां गार्ड पहरा दे रहे थे। ये देखकर वे चारों सावधानी से पिलर्स के पीछे छिप गए। अभियांश के इशारे पर विराज और राजवीर धीरे धीरे आगे बढ़े और एक एक गार्ड का गला दबोचकर उन्हें घायल कर दिया। वो सब गार्ड्स को घायल करते हुए अंदर की ओर बढ़ते गए। लगभग 50 से ज्यादा गार्ड्स को चुपचाप रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। विराज घबराकर अभियांश से चिपक गया। भाई, यहाँ भूत है, प्लीज वापस चलते हैं, उसने डरते हुए कहा। अभियांश ने उसे धक्का दे दिया और बेचारा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सामने एक जेल जैसी जगह थी, जहां से एक बहुत लंबा और मोटा आदमी बाहर निकला। विराज अपनी पीठ सहलाते हुए उसे देखने लगा। वो आदमी किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रहा था। उसने पत्तियों से बने कपड़े पहने हुए थे और उसके गले में हड्डियों से बनी माला थी। विराज डरते हुए पीछे खिसकने लगा। तभी रुद्राक्ष ने उसे कॉलर से पकड़कर उस मोटे आदमी की ओर धक्का दे दिया। विराज उससे टकराते टकराते बचा और जल्दी से हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे माफ करना भाई, मैं तो सिर्फ एक सर्जन हूँ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे शरीर से ये एक्स्ट्रा मांस निकालकर तुम्हें पतला कर सकता हूँ। हे, मुझे छोड़ दो। ये कहकर वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि उस आदमी ने दहाड़ते हुए उसे कॉलर से पकड़कर वापस खींच लिया। भाई, बचाओ प्लीज, अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, विराज ने चीखते हुए कहा। अभियांश ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधे उस आदमी के सिर के बीचों बीच गोली मार दी। वो आदमी निढाल होकर विराज पर गिरने लगा, लेकिन इससे पहले ही रुद्राक्ष ने विराज को खींच लिया। नौटंकी, रुद्राक्ष बड़बड़ाया। अभियांश आगे की ओर बढ़ गया। सामने उन सलाखों के पीछे लगभग 14 से 15 साल का एक लड़का कोने में दुबका हुआ बैठा था। रुद्राक्ष ने कहा, शायद ये उसी लड़की का भाई है। अभियांश ने अपनी रिवॉल्वर से ताला तोड़ दिया। उसने विराज से कहा कि वो उस लड़के को संभाले, और फिर वह, अभियांश और राजवीर आगे बढ़ गए। वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई इंसान नहीं दिखा। अभियांश बिना रुके रास्ते बदलते हुए आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि उनकी मंजिल कहाँ है। राजवीर ने हैरानी से पूछा, यहाँ कोई नहीं है, न सिक्योरिटी और न ही कोई खतरा। रुद्राक्ष ने सहमति में कहा, हाँ, तुम्हारी दादी इस जगह पर उस अहम इंसान को क्यों रखेगी, अभियांश? अभियांश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके सवालों का जवाब उन्हें सामने दिखते मंजर से मिल गया। सामने 2 जंगली भेड़िए आराम से बैठे हुए थे। वो बहुत ही खूंखार लग रहे थे, और उनके पीछे पत्थर से बनी एक गुफा थी। रुद्राक्ष ने अपनी गन निकालकर भेड़ियों पर तान दी, लेकिन अभियांश ने उसे गोली चलाने से रोक दिया। रुद्राक्ष ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, हम इन्हें मार सकते हैं? आखिरकार इन्हें इंसानों की करनी की सजा क्यों दे? राजवीर गुस्से में बोला, तो तुम क्या चाहते हो, हम सीधे जाकर उनका खाना बन जाएं? अभियांश ने सिर हिलाते हुए इनकार किया और धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। इंसान की महक पाकर दोनों भेड़िए अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी दहकती हुई आंखों से अभियांश को घूरने लगे। अभियांश के चेहरे पर की भाव नहीं थे, वो बस उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। धीरे से बिना किसी की नजर में आए, उसने अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और झटके में उन दोनों के ऊपर छिड़क दी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल वो दोनों भेड़ियों किसी कुत्ते के पीले की तरह मिमियाते हुए अपनी जगह पर बैठ एक दूसरे को चाटने लगे। रुद्राक्ष ये सब हैरानी से देखने लगा। मुझे लगा तुम उनसे किसी हीरो की तरह लड़ोगे। अभियांश ने उनके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, मैं कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हूँ जो इन खतरनाक आदमखोरों से लड़कर जिंदा बच सको। अभियांश,
राजवीर और रुद्राक्ष ने मिलकर उस गुफा के सामने रखा पत्थर हटाया। सामने का नजारा जिसमें एक इंसान बेड़ियों से बंधा पड़ा था, लेकिन जैसे उसने आवाज सुनी वो बंद आंखों से ही मुस्कुरा उठा। मैं जानता था, देर से ही सही लेकिन आप हमें ढूंढ ही लेंगे। उसकी आवाज में एक विश्वास और अभियांश के लिए भरोसा जाहिर हो रहा था। उनकी आवाज इतने सालों बाद सुन अभियांश की आंखें नम हो गई। सुबह का वक्त, ओबरॉय विला, वानिका और ऋषिका हॉल में टेंशन में इधर से उधर टहल रही थी। दोनों के हाथों में फोन था और वो बार बार अभियांश और बाकी सभी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिशों कर रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तभी उन्होंने ऊपर से मिष्टी को आते देखा। उसने एक हाथ से ईशा का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे में सूटकेस था। कल जैसे तैसे उन्होंने मिष्टी को जाने से रोक लिया था, लेकिन सुबह होते ही मिष्टी निकलने वाली थी। ईशा अपनी मॉम को उदास नजरों से देख रही थी। उसे ये तो नहीं पता था कि अचानक वे इस प्यारे से परिवार को छोड़कर क्यों जा रही थी, लेकिन वो मिष्टी को मना नहीं कर सकती थी। मिष्टी, प्लीज, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर रुक जाओ। सर आते ही होंगे, ऋषिका ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। मिष्टी ने उसे घूर कर देखा। तभी वानिका भी सामने आ गई। हाँ भाभी, प्लीज, भाई के आने के बाद आप जो चाहे करिएगा, आपको कोई मना नहीं करेगा। मिष्टी उसकी बात पर तंज कसते हुए मुस्कुराई। नहीं आएंगे तुम्हारे भाई, वानिका। इस बार भी वो भाग गए होंगे मेरे सवालों से बचने के लिए, और वैसे भी जितना मैं तुम लोगों के पास रहूंगी उतना ईशा के लिए सही नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, ईशा को यहाँ रहकर एक परिवार की आदत हो जाएगी। तुम ही बताओ, जब कुछ दिनों बाद तुम लोग मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल दोगे, तब मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे ईशा को एक परिवार दे पाऊंगी? वानिका और ऋषिका ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, पुरानी बातों को याद कर कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारे भाई से कह देना, जिस तरह शादी के बाद वो मुझे भूल गए थे, वैसे ही अब भी मान ले कि उनकी कोई पत्नी और बेटी है ही नहीं। ये कहकर मिष्टी जाने लगी। ईशा बार बार अपनी नम आंखों और उदास चेहरे से उन्हें देख रही थी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर ही मिष्टी के कदम रुक गए। सामने से अभियांश, राजवीर, विराज और रुद्राक्ष आ रहे थे, और उनके साथ एक आदमी भी था। उसे देखकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वो हकीकत है। दादू, मिष्टी अविश्वास में बड़बड़ाई। सामने लगभग 60-65 साल के बुजुर्ग खड़े थे। यह वही आदमी था जो कभी सुनीता देवी की कैद में था, लेकिन अब उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। सफेद कुर्ता और पैंट पहने, बाल सलीके से कटे हुए, और सबसे प्रभावी था उनका चेहरा, जो धूप में चमक रहा था। बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखों में नमी थी, और उनकी नीली आंखें बिल्कुल अभियांश की तरह थीं। मिष्टी को सामने देखकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। मिष्टी कुछ समझ नहीं पाई कि क्या करे, उसके पैर वहीं जम गए थे। जिस इंसान को वो मरा हुआ मान चुकी थी, उसे अपने सामने देखकर उसका ये रिएक्शन स्वाभाविक था। मेरी गुड़िया। अपनी पहचान के इस नाम को सुनते ही मिष्टी को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। वो तुरंत उनकी तरफ दौड़ी और उनके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। ऋषिका और वानिका की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ईशा अपने पापा को देख जल्दी से उनकी ओर भागी, और अभियांश ने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया। सामने खड़े थे धनराज ओबरॉय, अभियांश के दादाजी, जिनकी कुछ साल पहले रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। मिष्टी के दादाजी और धनराज ओबरॉय बेस्ट फ्रेंड्स थे। जब मिष्टी को उसके परिवार ने ठुकरा दिया था, तो वह ज्यादातर अपने दादाजी के साथ ही रहती थी। उसके पूरे परिवार में वही एक इंसान थे जो उससे सच्चा प्यार करते थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात धनराज जी से हुई थी, और जल्द ही मिष्टी उनके परिवार का हिस्सा बन गई। धनराज जी मिष्टी को अपने पोते अभियांश से भी ज्यादा प्यार करते थे, और वो उनके बहुत करीब हो गई थी। लेकिन वक्त ने उससे उसके दादा और धनराज जी दोनों को छीन लिया था, और वो इस बेरहम दुनिया में फिर से अकेली पड़ गई। आप, सच में है। मिष्टी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, रोने के कारण उसकी हिचकियां बंधने लगी थी। धनराज जी ने उसके आंसू पीछे और हमेशा की तरह अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, शांत मेरी गुड़िया शांत, अब मैं आ गया हूँ न हम।
मिष्टी ने सिर हाँ में हिलाया और फिर से उनके गले लग गई। धनराज जी उससे अलग हुए आए, एक एक कर वानिका और ऋषिका से भी मिले। आखिर में उन्होंने ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। ईशा उनके गालों को अपने हाथों में पकड़ तोतली आवाज में कहने लगी, योर आइज कलर इज सेम अ माइन। धनराज जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने ईशा के सिर को चूम लिया। अब यांश को वो दिन याद आ गया जब ईशा ने उससे पहली बार मिलने पर यही बात कही थी। कुछ देर बाद सब हाल में बैठे थे। मिष्टी धनराज की के पास बैठकर उनसे ढेरों शिकायतें कर रही थी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे जिनका वो जवाब चाहती थी। बताइए दादू, ये सब क्या है? आप तो फिर ये कैसे हुआ? और कहाँ थे आप? हमारे पास क्यों नहीं आए? मिष्टी धड़ाधड़ सवाल पूछे जा रही थी। अब यांश ने उसके सामने पानी का ग्लास करते हुए कहा, लो पहले पानी पी लो, थक गई होगी। मिष्टी ने उसे घूर कर देखा और पानी का ग्लास उसके हाथ से छीन टेबल पर पटकते हुए कहा, आप चुप रहिए, यहाँ मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ तो बीच में न बोले। उसे इतना गुस्से में देख यांश ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सॉरी कहकर पीछे हो गया। उसके ये हालत देख सब मुंह दबाकर हंसने लगे। धनराज जी उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा दिए। मिष्टी सबको अपनी तरफ देखता पाकर झेप गई। हम कैद थे गुड़िया। धनराज जी के कहने पर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। धनराज जी ने बोलना शुरू किया, हम कैद थे गुड़िया। धनराज जी के ये शब्द सुनकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। धनराज जी ने बोलना शुरू किया, 5 साल पहले जब हम तुम्हारे दादाजी से अभियांश के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात करके लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में हमें किडनैप कर लिया गया और दुनिया के सामने ये दिखाया गया कि हमारी गाड़ी खाई में गिरने के कारण हमारी मौत हो गई। ये सब किसने किया दादू? मिष्टी के सवाल पर धनराज जी की आंखों में दर्द भर आया। उन्होंने तीखे लहजे में जवाब दिया, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है बेटा। यहाँ अपनों के भेष में दुश्मन छिपे हैं। सुनीता, हमारी धर्मपत्नी, ने हमें दुनिया के सामने मरा हुआ साबित कर सालों तक एक ऐसी जगह कैद रखा जहाँ रोशनी की एक किरण तक न थी। मिष्टी के लिए ये सब विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वह जानती थी कि सुनीता देवी बेरहम थी, लेकिन वे इतनी बुरी हो सकती हैं, उसने कभी नहीं सोचा था। क्यों दादू, ये सब क्यों? मिष्टी की आवाज में झलकता दर्द साफ था। धनराज जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनीता हमसे प्यार करती थी, लेकिन पैसे और रुतबे के लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो सही और गलत के बीच का फर्क भूल गई। वो हमारी पहली पत्नी नहीं थी और न ही अभियांश के पिता की असली माँ। हमारी शादी उनकी बड़ी बहन सुमित्रा से हुई थी। जब राजेंद्र, अभियांश के पिता, सिर्फ 4 महीने का था, तब सुमित्रा की मौत हो गई। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे थे, लेकिन कोई बड़ा परिवार नहीं था। मैं अकेला पड़ गया था और उस वक्त राजेंद्र को एक माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी सुनीता ने उसे संभाला और उसे माँ का प्यार दिया। 1 साल बाद मैंने राजेंद्र के लिए सुनीता से शादी कर ली। मिष्टी की आंखें अभी भी अविश्वास से भरी थीं और वो ध्यान से सुन रही थी। धनराज जी आगे बोले, सुनीता ने राजेंद्र को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि हमारा दूसरा कोई बच्चा हो, ताकि उनका सारा प्यार और ध्यान राजेंद्र पर ही रहे। धनराज जी ने आगे बोलना शुरू किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। राजेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे भी अच्छे से बड़े हो रहे थे। लेकिन शायद खुशियां सिर्फ उतने वक्त के लिए ही थीं। एक दिन देर रात, जब मैं विदेश से एक मीटिंग खत्म कर घर लौटा, तो सुनीता मुझे कमरे में नहीं मिली। गार्ड से पूछने पर पता चला कि वह रात को अपने मायके गई थी। मुझे बहुत हैरानी हुई और शक भी हुआ, इसलिए मैं तुरंत गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ा। छिपते छिपाते उसके मायके पहुंचा और वहां जो मैंने देखा वो मेरे लिए अकल्पनीय था। सुनीता अपने बड़े भाई किशोर के साथ किसी तांत्रिक से दिखने वाले आदमी के साथ बैठी थी और कुछ जादू टोना सीख रही थी। वो शायद सम्मोहन की विद्या सीख रही थी। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। अगली सुबह मैंने सुनीता से इस बारे में बात की। मेरे बहुत समझाने के बाद उसने मुझसे वादा किया कि वो ये सब छोड़ देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दिन गुजरते गए। अभियांश उस वक्त विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था।
मुझे तुम बहुत पसंद थी, इसलिए मैं चाहता था कि अभ्यांश घर लौटते ही उसकी शादी तुमसे कर दूं। ये बात मैंने सुनीता को भी बताई, और वह मान भी गई थी। राजेंद्र और रश्मि को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तुम्हारे दादाजी से बात करके घर लौट रहा था और तभी हमें किडनैप कर लिया गया। न जाने कितने ही महीने बीत गए होंगे जब एक दिन सुनीता और उसका भाई उस अंधेरी जगह पर आए जहां मुझे कैद कर रखा गया था, और उन्होंने मुझे सच्चाई बताई। धनराज जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मिष्टी की सांसें थम गई थी और वो इंतजार कर रही थी कि वो क्या कहने वाले हैं। अभ्यांश ने अपनी मुठ्ठियां बांध रखी थी, शायद जो धनराज जी आगे कहने वाले थे वह सुनना नहीं चाहता था। मिष्टी की आंखों में आंसू थे, दिल टूट चुका था, लेकिन अब सारी बातें उसकी समझ में आने लगी थी। धनराज ने गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हारी शादी अभ्यांश से करवाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन किस्मत का खेल देखो, आगे जाकर सुनीता ने खुद तुम दोनों की शादी करवा दी। धनराज के चुप होते ही राजवीर ने उनकी हालत समझते हुए बात आगे बढ़ाई। अभ्यांश तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव कभी नहीं करना चाहता था जैसा उसने किया। असल में दादाजी ने अपनी आधी प्रॉपर्टी अभ्यांश की होने वाली पत्नी के नाम कर दी थी, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसके बच्चे की होती। यही बात मिसेज ओबरॉय को परेशान करने लगी थी, इसलिए उन्होंने अभ्यांश को दादाजी के जिंदा होने की सच्चाई बता दी, पर उन्होंने शर्त रखी कि किसी भी हाल में तुम्हें 1 साल के अंदर तलाक देकर पूरी प्रॉपर्टी उनके हवाले करनी होगी। अभ्यांश ने इन सब के लिए कभी हामी नहीं भरी थी। हमने पूरे 2 महीने तक दादाजी को दुनिया के हर कोने में खोजा, पर उनकी कोई खबर नहीं मिली। अंत में अभ्यांश को उनकी बात माननी पड़ी। मिष्टी ने अभ्यांश की ओर देखा। उसका चेहरा भावशून्य था, मानो उसकी बेरुखी के पीछे कोई और दर्द छिपा हो। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब मिलने के बावजूद भी वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। विराज ने फिर बोलना शुरू किया, जब दादी को पता चला कि आप मां बनने वाली हो, तो उन्होंने फौरन डाइवोर्स के झूठे पेपर्स तैयार करवा लिए। क्योंकि अगर आप अभ्यांश की पत्नी रहती और बच्चे की मां बनती, तो पूरी प्रॉपर्टी आपके बच्चे के नाम हो जाती, और 18 साल तक वो प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं की जा सकती थी, जिसे मिसेज ओबरॉय कुछ भी हासिल नहीं कर पाती। इससे पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाती। मिष्टी अब सारे डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अभ्यांश का रूड बिहेवियर हमेशा उसे चुभता था, लेकिन उसने कभी अपनी हदें पार नहीं की थी। उसे याद था कि जब भी वो बीमार पड़ती, अभ्यांश भले ही सामने न दिखता, लेकिन वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। मिष्टी अब समझ रही थी कि अभ्यांश कितनी मजबूरी में था, पर इतने भर से वो उसे माफ नहीं कर सकती थी। आखिर उसने कितनी तकलीफें सही थी, कितने दर्द से गुजरी थी। उसके दिल में सवालों का तूफान था, लेकिन अब सब साफ होने के बाद भी उसे एक ठहराव चाहिए था, वक्त चाहिए था। उसने गहरी सांस ली और दादाजी से कहा, फिलहाल आप आराम कीजिए दादाजी, चलिए। वो धीरे धीरे उन्हें रूम में ले जाने लगी। दादाजी ने उसके सिर पर अपना कांपता हाथ रखा और नर्म आवाज में बोले, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कितना कुछ सहा होगा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मिष्टी उनकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। दादाजी को कमरे में आराम से बिठाने के बाद विराज ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। इतने सालों तक एक ही जगह बंद रहने से उनकी बॉडी पर क्या असर पड़ा होगा, ये सोचकर वो सब परेशान थे। विराज उनके पूरे शरीर का चेकअप करवाना चाहता था, ताकि कोई भी छिपी हुई चोट या बीमारी सामने आ सके। मिष्टी बहुत देर तक धनराज जी के पास बैठी रही। उनके चेहरे पर अब सुकून था, और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चले गए। तब मिष्टी चुपचाप उठी और बाहर हॉल में आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका सूटकेस भी हॉल से हटा दिया गया था। वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसका भौहें आपस में सिकुड़ गई। अभ्यांश आराम से उसके बिस्तर पर फैला हुआ सो रहा था, और ईशा उससे किसी टेडी बियर की तरह चिपकी हुई उसके सीने पर लेटी थी। आज उसके चेहरे पर वो सुकून था जो मिष्टी ने कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए ये प्यारा सा सीन देखकर मिष्टी के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई, पर वो जानती थी कि इतने भर से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता।
उसने कितनी तकलीफें सही थी और उन घावों को भरने में वक्त लगेगा। वो ऐसे ही अभियांश को माफ नहीं करने वाली थी। उसे खुद को भी समझने और हालात को संभालने के लिए वक्त चाहिए था। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और गार्डन की तरफ चली गई। वहां की ठंडी हवा ने उसके मन को थोड़ी शांति दी, लेकिन वो जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। मिष्टी अपने ख्यालों में खोई हुई गार्डन में बैठी थी, जब उसे अपने पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने बिना देखे ही जान लिया कि कौन है। अगले ही पल उसके सामने एक कॉफी का कप आ गया। मिष्टी ने बिना कोई रिएक्शन दिए लिया और उसमें से धीरे धीरे कॉफी पीने लगी। रुद्राक्ष ने अपने कप से कॉफी की एक चुस्की ली और मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या सोचा है तुमने? ओबरॉय को दूसरा मौका दोगी? अगर नहीं भी देना चाहती तो चिंता मत करो, अभी तक मैं कुंवारा हूं। मिष्टी ने उसे घूरते हुए देखा और दांत किटकिटाते हुए गुस्से में कहा, जस्ट शट अप। रुद्राक्ष ने बेफिक्री से अपने कंधे उचकाए, जैसे उसकी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। मिष्टी के इंसल्ट करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह जानबूझकर उसे परेशान करता था। दोनों अपनी कॉफी पी ही रहे थे कि उनकी नजर अचानक सामने से जाती हुई एक अवनी पर पड़ी। वह अपने छोटे भाई अर्नव का हाथ पकड़े हुए थी, लेकिन तभी अर्नव अचानक गिर गया। उसके माथे पर पहले से पट्टी बंधी हुई थी और गिरते ही अवनी ने घबराकर उसे उठाया और साफ करने लगी। उसकी आंखों में अपने भाई की छोटी सी चोट देखकर आंसू छलक आए थे। मिष्टी उन दोनों को नहीं जानती थी, लेकिन उनका आपसी प्यार और बॉन्ड देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे उठी और वहां से जाने लगी। रुद्राक्ष की नज़र भी उन दोनों पर पड़ी। जब उसने देखा कि वे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उसने पीछे से आवाज दी, हे स्टॉप। रुद्राक्ष की आवाज सुनते ही अवनी की पकड़ अपने भाई पर कस गई और वह डरते हुए पीछे मुड़ी। उसकी नजरें जमीन की तरफ झुकी हुई थीं। रुद्राक्ष का खतरनाक ऑरा वैसे भी लोगों को डराने के लिए काफी था, और जिस तरह से उसने बात की थी, उससे वह और भी सहम गई थी। तुम कहाँ जा रही हो? रुद्राक्ष ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। इस सवाल का लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। वह आश्रम में रहती थी, लेकिन अब वह वहां वापस नहीं जा सकती थी। असल में, उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी। जी पता नहीं, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। रुद्राक्ष ने अपने अंगूठे से माथे को रब करने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, यहीं रुको, जब तक जाने के लिए न कहा जाए, कहीं मत जाना। ये कहकर रुद्राक्ष पीछे मुड़ा और वहां से चला गया, अवनी को उसके सवालों के भंवर में छोड़ते हुए। अवनी के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या वे लोग उसे सजा देने वाले हैं? रात का वक्त था, सभी डिनर कर चुके थे और अपने अपने कमरों में जा चुके थे। दादाजी का चेकअप हो चुका था और डॉक्टर ने बताया था कि रिपोर्ट्स कल आएंगी। मिष्टी अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और ईशा के सिर पर तेल की मालिश कर रही थी। तभी अभ्यांश कमरे में आ गया। ईशा ने उसे देखते ही अपने हाथ हवा में उठा दिए, पापा। वह उसकी गोद में जाना चाहती थी। अभ्यांश मुस्कुराते हुए बोला, जस्ट कमिंग प्रिंसेस, और इतना कहकर बाथरूम में चला गया। मिष्टी उसे जाते हुए आंखें फाड़कर देखती रह गई। व्हाट द हेल, ये क्या था? ये इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। ईशा ने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर पूछा, क्या हुआ मम्मा? मिष्टी ने मुस्कुराते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की और बातों में उलझा दिया, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद अभ्यांश वापस कमरे में आया। उसे शर्टलेस देखकर मिष्टी का मुंह खुला का खुला रह गया। अभ्यांश बिना कुछ कहे वैनिटी टेबल पर पड़ा लोशन लगाने लगा। उसे अपने रूम में बिना परमिशन के ऐसे घूमते और अपनी चीजें इस्तेमाल करते देख मिष्टी को गुस्सा आ गया। मिस्टर ओबरॉय, मिष्टी ने गुस्से से कहा। यस मिसेज ओबरॉय, अभ्यांश ने उतने ही प्यार से लोशन लगाते हुए जवाब दिया। What the hell you think you are doing? अभ्यांश कुछ बोलता, उससे पहले ही ईशा बोल पड़ी, मम्मा, पापा इज अप्लाइंग लोशन। अभ्यांश ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। मिष्टी ने उसे घूरते हुए देखा और फिर ईशा की ओर देखते हुए स्क्रास्टिक टोन में कहा, अच्छा हुआ आपने बता दिया बच्चा, नहीं तो मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा था।
ईशा के छोटे से चेहरे पर अचानक टेंशन दिखने लगी। वो पीछे मुड़ी और मिष्टी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए मासूमियत से बोली, ओहो मम्मा, आपकी आंखों को क्या हो गया? इज इट पेनिंग? क्या आप अब अंधी हो जाएंगी? मिष्टी को समझ नहीं आया कि उसकी बात पर गुस्सा करे या उसकी मासूमियत पर हंसे। वहीं अभियांश उसकी अंधी होने वाली बात सुन जोर से हंस दिया। अभियांश ने ईशा को अपनी गोद में उठाया और ढेर सारी किस्सी देने लगा। पापा, ये चुभ रहा है, ईशा ने उसकी दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए खिलखिलाकर कहा। अच्छा जी, ये कहते हुए अभियांश ने अपनी दाढ़ी उसके चेहरे पर रगड़नी शुरू कर दी। ईशा की खिलखिलाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। मिष्टी उन दोनों को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अभियांश और ईशा को साथ देखकर मिष्टी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र अभियांश की बॉडी पर गई। वो सोचने लगी कि ये बंदा तो अपनी इस अट्रैक्टिव बॉडी के साथ किसी भी मॉडल को टक्कर दे सकता है। वाह, क्या चीची, क्या सोच रही हूँ मैं? उसने हल्का सा गला साफ किया और अपना ध्यान हटाते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय कहिए। मिसेज ओबरॉय, अभियांश ने ईशा को गुदगुदाते हुए जवाब दिया। मिष्टी गुस्से में बेड से उठ खड़ी हुई और उसके पास आकर बोली, मेरा नाम मिष्टी है। अभियांश ने ईशा को अपनी गोद में सही से संभालते हुए मजाकिया अंदाज में अपना हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाया। ओह, नाइस टू मीट यू, माई सेल्फ अभियांश ओबरॉय। मिष्टी उसकी इस हरकत पर गुस्से में उसे घूरने लगी। नन्ही ईशा ने अपने मम्मी पापा को एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करते देखकर अपना हाथ भी आगे बढ़ा दिया। माई चिल्फ ईशा। मिष्टी ने अपना सिर पीट लिया और चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, मेरा मतलब है कि मुझे मिसेज ओबरॉय मत बुलाओ, मेरा नाम मिष्टी है। अभियांश ने उसके अंदाज की नकल करते हुए कहा, आई हैव नेम टू, मिसेज ओबरॉय। ईशा ने मासूमियत से एक हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मी टू। अभियांश ने हंसते हुए ईशा के गालों को चूम लिया। मिष्टी अब उन बाप बेटी की नकल से तंग आ चुकी थी। ईशा हर बात में अभियांश की हाँ में हाँ मिला रही थी। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, हो। वह बड़बड़ाते हुए गुस्से में पैर पटकते हुए बालकनी की ओर चली गई। अभियांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन मिष्टी ने उसे ईशा का बाप कहा था। मम्मा को क्या हो गई, पापा? ईशा ने मासूमियत से पूछा। हो गई नहीं, बच्चा, हो गया, अभियांश ने उसे प्यार से जवाब दिया। हाँ, वही, सेम टू सेम न, पापा, ईशा ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा। अभियांश हंस पड़ा और उसके साथ बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में ईशा कहानी सुनते सुनते सो गई। अभियांश ने उसे बेड पर सुलाया, ब्लैंकेट से अच्छे से ढक दिया और बहुत प्यार से उसका माथा चूमा। फिर वह बालकनी की तरफ चला गया जहां मिष्टी पहले से ही थी। अभियांश बालकनी के गेट पर पीठ टिकाए खड़ा हो गया। उसकी नजरें मिष्टी पर टिकी थी, जो आसमान में चांद को देख रही थी। मिष्टी को उसकी मौजूदगी का एहसास था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस खुद में सिमटी हुई चांद की रोशनी को महसूस करती रही। चांद की हल्की रोशनी उसके सलोने चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। अभियांश को वो वैसी ही दिख रही थी, जैसे पहली बार जब उसने उसे देखा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मिष्टी ने अपने भीतर उठ रहे सवालों के तूफान को शांत करने के लिए पूछा, क्या आपने कहा था कि अगर मैं और मेरी बेटी फिर से आपकी जिंदगी में आए तो आप? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। अभियांश उसकी बात का अधूरा मतलब समझ रहा था। उसने शांत स्वर में बस एक शब्द कहा, नहीं। मिष्टी ने गहरी सांस ली। वो अभियांश पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती थी, लेकिन इतना जानती थी कि अभियांश कभी झूठ नहीं बोलता। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? मिष्टी ने अगला सवाल पूछा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अभियांश ने उतनी ही शांति से जवाब दिया, बस तुमने कभी पूछा ही नहीं। अभियांश का जवाब सुन मिष्टी के होठों के कोने में हल्की सी मुस्कान आ गई। कितना शातिर था ये आदमी, हर बात को अपनी तरफ मोड़ने की कला बखूबी जानता था। आपने कभी वो हक ही नहीं दिया, मिष्टी ने आगे कहा। तुमने मांगा क्यों नहीं, लड़ी क्यों नहीं इस हक के लिए? मिष्टी की आंखें चांद से हटकर अब अभियांश की ओर देख रही थीं। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आपसे डर लगता था, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर थी,
बल्कि इसलिए कि अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। परिवार तो था, पर उनके पास जाती तो शायद फिर से किसी सामान की तरह बेच देते। और कोई सहारा भी नहीं था, खुद के दम पर भी कुछ नहीं कर सकती थी, पढ़ाई भी अधूरी थी। ऐसे में डर लगना तो लाजमी था, लेकिन शायद मैं भी गलत थी। मुझे कम से कम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो खड़ा होना चाहिए था। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा था, खुद के लिए कभी खड़े न होने का। उसके माँ बाप के व्यवहार ने उसकी सारी हिम्मत छीन ली थी। हर बार जब उसने अपने लिए बोलने की कोशिश की, उसे ऐसी सजा दी जाती कि वो दोबारा खुद के लिए खड़ी होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। मिष्टी ने अपनी पीठ फेर ली और अभियांश और वो दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर मिष्टी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने डाइवोर्स पेपर भेजे थे? नहीं, अभियांश ने तुरंत जवाब दिया। क्या आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे? मिष्टी ने फिर से सवाल किया। तुम कोई बिजनेस डील नहीं हो मिष्टी, तुम मेरी पसंद थी, अभियांश ने डायरेक्टली कहा। मिष्टी की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। ये कुछ नया था जो उसने सुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभियांश इतनी सीधी बात कहेगा। मैं कैसे यकीन करूं? मिष्टी ने धीरे से कहा। अभियांश ने ठहरी हुई आवाज में कहा, अभियांश ओबरॉय कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो किसी बिजनेस डील के लिए शादी कर ले। और वैसे भी सिंघानिया और ओबरॉय में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी आवाज में गुरूर था, पैसों का नहीं बल्कि अपनी काबिलियत का। मिष्टी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आखिरकार वो किसी के लिए सिर्फ एक डील नहीं थी। आप 2 साल कहाँ थे? मिष्टी ने वो सवाल पूछा जो शायद अभियांश ने नहीं सोचा था। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। बोलिए, मिष्टी ने फिर पूछा। अभियांश कमरे की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन मिष्टी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप आज ऐसे नहीं जा सकते, अभियांश। आज आपको मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अभियांश चुप रहा। मिष्टी ने उसका हाथ छोड़ दिया और कमरे के अंदर चली गई। कुछ ही पल बाद वह वापस आई। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। अभियांश ने पेपर्स को देखा और उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये आपकी ही रिपोर्ट्स हैं न? मिष्टी ने पूछा। हम, अभियांश ने धीरे से कहा और बालकनी की तरफ चला गया, जहां थोड़ी देर पहले मिष्टी खड़ी थी। क्यों छिपाया आपने ये सब? मिष्टी ने फिर पूछा। अभियांश ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि आज वो मिष्टी के सवालों से बच नहीं सकता था। उसने कहना शुरू किया, जब तुमने मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, तब मैं बहुत खुश था। लेकिन दादी की वजह से कुछ कह नहीं पाया और तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए बिजनेस के बहाने लंदन चला गया। 2 महीने बाद हमें दादाजी की लोकेशन मिली और मैं इंडिया के लिए निकल चुका था। लेकिन ये सब एक जाल था। एयरपोर्ट से सीधे उस जगह पहुंचा जहां हमला हुआ। जहरीली गैस से हम सब बेहोश हो गए। किसी तरह टीम को बचाया, लेकिन वापसी में कार ब्लास्ट हो गई। कार के टुकड़े मेरे सिर पर लगे। जब उठा तब दुनिया 2 साल आगे चल चुकी थी। अभियांश चुप हो गया। मिष्टी की आंखें नम हो गईं। उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन वह अभियांश को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकती थी। वो धीरे से अभियांश के पास गई और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और अभियांश ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। मिष्टी हल्के से सुबकते हुए कहती है, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। अभियांश ने नरमी से कहा, जानता हूँ, मैं इंतजार करूंगा। मिष्टी ने धीमे से कहा। उसने और कुछ नहीं कहा। शायद इस पल के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो अभियांश से अलग हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी और अभियांश की पोजीशन देखी, उसके चेहरे पर लाली छा गई। अभियांश अभी तक शर्टलेस था। मिष्टी ने जल्दी से उसके सीने से नजरें हटाईं और कहा, गुड नाइट। इतना कहते ही वो तेजी से किसी खरगोश की तरह अंदर भागी और ईशा के पास जाकर खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया। अभियांश उसकी इस प्यारी सी हरकत को देखकर मुस्कुरा उठा। आज उसके दिल में सुकून था। सालों से जो बोझ का पत्थर उसके दिल पर था, वह अब उतर चुका था। वो अंदर आया और ईशा की दूसरी तरफ जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर लेटने लगा। तभी मिष्टी अचानक से खड़ी हो गई और आंखें फाड़ते हुए बोली, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अभियांश ने उसे कंफ्यूज नजरों से देखा।
कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती स्mirk उभर आया। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पास आऊं? ये कहते हुए वो उठने लगा। छी छी, कितने निर्लज हैं आप, मिष्टी ने हड़बड़ाकर कहा और वापस खुद को सिर से पांव तक ढककर सो गई। लेकिन अभियांश की हल्की हंसी की आवाज उसने साफ साफ सुनी। सुबह का वक्त था, सब गार्डन में बैठे थे। आज का नाश्ता गार्डन में करने का तय किया गया था और मिष्टी ने अपने हाथों से नाश्ता बनाया था, जिसको लेकर सभी बहुत एक्साइटेड थे। दादाजी को घेरे सभी बैठे थे और वे अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे। वहीं अभियांश गार्डन में अपनी प्यारी बेटी ईशा के पीछे पीछे उसकी शरारतों पर मुस्कुराते हुए घूम रहा था। तभी सवेंस अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए आ गए। अभियांश ठहर गया और उसकी नज़र मिष्टी पर जा टिकी। मिष्टी ने लाल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट उसके छोटे से चांद जैसे चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। अभियांश ने गहरी सांस ली और जल्दी से नजरें फेर ली। ईशा के साथ खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये काम आसान न था। उसकी नजरें बार बार मिष्टी की तरफ खींच रही थी। विराज ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाभी प्लीज जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं हो रहा। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया और सवेंस ने टेबल सेट कर दिया। नाश्ता लग चुका था। इशू बच्चे, जल्दी आओ, मम्मा आपको नाश्ता करवा देगी, मिष्टी ने ईशा को पुकारा। वानिका ने शरारत भरे अंदाज में कहा, भाभी इशू के पापा को भी इतने प्यार से बुला लो। मिष्टी ने उसे घूरकर देखा, जिस पर वानिका इधर उधर देखने लगी, जैसे उसने कुछ कहा ही न हो। ईशा दौड़ते हुए आए और रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। देखा, इशू के पापा आए ही नहीं, ऋषिका ने हंसते हुए कहा। मिष्टी ने उसे घूरकर देखा, मानो कह रही हो, तुम्हें बाद में देखती हूँ, और फिर वो अभियांश की ओर बढ़ी। अभियांश फोन पर बात करने का नाटक कर रहा था, लेकिन मिष्टी को अपनी ओर आते देख उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। वह चाहता था कि मिष्टी उसे प्यार से बुलाए, एक प्यारी सी वाइफ की तरह। तभी एक आवाज आई, क्या हम भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं? ये सुनकर मिष्टी चौंकी और सामने खड़े इंसान की ओर भागी। वो अभियांश के पास से गुजरते हुए उस व्यक्ति के गले से लग गई। अभियांश ने गुस्से से उसे देखा, जिसने उसका सारा रोमांटिक मूड खराब कर दिया था। मिष्टी सामने खड़े राजेंद्र, अभियांश के पापा जी के गले से लग गई। उनके साइड में ही रश्मि जी नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। अभियांश ने उन्हें घूर कर देखा, बेशक उसके मम्मी पापा ने गलत वक्त पर एंट्री ली थी। कैसी है हमारी बेटी? राजेंद्र जी ने भराए गले से पूछा। मिष्टी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। इतने वक्त बाद उनसे मिलने पर उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। ओबरॉय परिवार में अगर वो किसी के सबसे नजदीक थी, तो वो राजेंद्र जी ही थे, जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। भले ही आखिर में जब सुनीता देवी ने उसे घर से निकाल दिया था, तब वो कुछ न कर पाए, लेकिन उस एक चीज को वो उनकी सारी अच्छाइयों के साथ नहीं तोल सकती थी। आखिरकार उन्होंने उसकी जिंदगी में एक पिता की कमी पूरी की थी। रश्मि जी उन्हें देखते हुए कहती हैं, हमसे नहीं मिलेंगी आप? मिष्टी ने अपनी आंखों की नमी पोंछी और राजेंद्र जी से अलग होते हुए रश्मि जी के गले लग गई। रश्मि जी ने प्यार से उसका सिर चूम लिया। अभियांश ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, डैड, और राजेंद्र जी के गले लगने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र जी ने उसे साइड कर दिया और सीधे ईशा की ओर बढ़ गए। अभियांश झुंझला गया। कब से सब उसका पोपट पर पोपट किए जा रहे थे। राजेंद्र जी ने ईशा को देखा, जो रुद्राक्ष की गोद में दुबकी हुई अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। अपने बेटे की नन्ही सी शक्ल को देख उनका दिल भर आया। उन्होंने आगे बढ़कर ईशा को अपनी गोद में लिया और उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए बोले, आपको पता है हम आपके कौन हैं? ईशा ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर बहुत ही गंभीर आवाज में बोली, ओल्ड मैन। विराज, वानिका, ऋषिका सभी हंस पड़े। अभियांश के चेहरे पर अपनी बेटी के लिए गर्व से भरी मुस्कान उभर आई। आखिरकार उसने अपने पापा की बेइज्जती का बदला ले लिया था। राजेंद्र जी ने मुंह बना लिया और गला साफ करते हुए बोले, हम आपको कहाँ से ओल्ड मैन लगते हैं, बेटा? ईशा ने अपने दांत दिखाए और बोली, यू हैव वाइट बाल ना।
ये सुनकर राजेंद्र जी का चेहरा और भी उदास हो गया। ओह डैड, प्लीज, आज आपकी बेइज्जती का कोटा पूरा हो गया है, अब और नहीं, विराज ने हंसते हुए कहा। राजेंद्र जी ने उसे घूरा, फिर ईशा से प्यार से बोले, मैं आपका दादू हूँ बेटा। लेकिन ईशा ने न में सिर हिला दिया और धनराज जी की तरफ उंगली कर बोली, दादू। मिष्टी आगे आए और ईशा के गाल सहलाते हुए उसे समझाने लगी, वो आपके पापा के दादू हैं बच्चा, और ये आपके। ईशा ने हाँ में सिर हिलाया और राजेंद्र जी का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में भर लिया। दादू। राजेंद्र जी मुस्कुरा उठे। रश्मि जी ने उसे अपनी गोद में लिया और बोली, और मैं आपकी दादी। ईशा उनसे अपनी तोतली आवाज में बातें करने लगी, जिससे माहौल और भी खुशगवार हो गया। सबने नाश्ता किया और राजेंद्र जी और रश्मि जी वहीं रुक गए। बातचीत के दौरान किसी ने भी सुनीता देवी का जिक्र नहीं किया। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम पर जा चुके थे। आज बहुत दिनों बाद सब कुछ ठीक हुआ था, इसलिए सबको अपने अपने काम भी संभालने थे। ईशा को उसके दादा दादी ने अपने पास ही रख लिया। विराज अपने केबिन में बैठा अपनी बिजनेस पार्टनर अदिति मेहरा के साथ आने वाले प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहा था। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था, जबकि अदिति का ध्यान उस पर। विराज को लैपटॉप में खोया देख अदिति अपनी जगह से उठी और उसे कोई पॉइंट समझाने के बहाने उसके करीब होने लगी। विराज ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक अदिति उस पर गिरने लगी। विराज ने झट से अपनी चेयर पीछे कर ली और धड़ाम की आवाज के साथ अदिति पीठ के बल नीचे गिर पड़ी। विराज के चेहरे के भाव बिगड़ गए। होठों के कोने को ऊपर मोड़ते हुए वो कहने लगा, ऊप्स, सेड्यूस करने का प्लान फ्लॉप हो गया क्या? अदिति ने दांत पीस लिए। विराज अपनी जगह से खड़ा हुआ और जेब में हाथ डाले हुए इधर उधर टहलने लगा। ये कोई मूवी या टीवी सीरियल नहीं है जिसमें तुम गिरने का नाटक कर मेरी गोद में गिर जाओगी और मैं बेबी बेबी कर तुम्हें पैम्पर करूंगा। अदिति गुस्से में चिल्लाते हुए उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर से गिर पड़ी। विराज ने अपनी टेबल पर लगी बेल प्रेस की और 2 ही मिनट में ऋषिका के साथ 2 फीमेल बॉडीगार्ड्स अंदर आ गईं। ऋषिका को देखते ही विराज के चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन नर्म हो गए। उसने शांत आवाज में कहा, ले जाए इसे। आइंदा से ये मेरी कंपनी तो क्या, इस शहर में भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऋषिका के इशारे पर गार्ड्स ने अदिति को उठा लिया। लीव मी, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, अदिति चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। फीमेल बॉडीगार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गईं। ऋषिका भी उनके पीछे जाने लगी, तभी विराज ने उसे रोक लिया। वेट। यस सर, ऋषिका ने प्रोफेशनल टोन में पूछा। विराज आगे आया और उसे हग कर लिया। ऋषिका अपनी पलकों को झपकाते हुए इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगी। हाश, इट वॉज डिस्गस्टिंग, विराज ने ऋषिका के बालों की महक लेते हुए बुदबुदाया। सर, ऋषिका छूटते हुए ने कुछ कहने की कोशिश की। बस थोड़ी देर और, एंड आई विल बी फाइन, उसकी आवाज में एक रिक्वेस्ट थी। ऋषिका ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप उसकी बाहों के घेरे में खड़ी रही। विराज अभी सुकून के 2 पल जी ही रहा था कि केबिन का दरवाजा बिना किसी नॉक के झट से खुल गया। ऊप्स, ये रॉन्ग टाइम, अंदर आते हुए राजवीर ने बेशर्मी से उन्हें देखते हुए कहा। ऋषिका झटके से विराज से अलग हो गई और विराज ने अपने दांत पीस लिए। लेकिन अगले ही पल ऋषिका की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने राजवीर के पीछे मयंक को देखा, जो उसका असिस्टेंट था। गई भैंस पानी में, मयंक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ऋषिका धीरे से बुदबुदाई। मयंक के पेट में कोई बात नहीं पचती थी और ऋषिका को पता था कि कुछ ही पलों में वो इस ऑफिस की फेमस सेलिब्रिटी बनने वाली थी। विराज ने गुस्से में मयंक को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, यहाँ क्या काम है मयंक? मयंक ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सर, वो मीटिंग का टाइम हो गया है, मीटिंग के लिए आपको बुलाने आया था। विराज ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, मीटिंग को 5 मिनट के लिए पोस्टपोन करवा दो। मयंक ने सिर हिलाया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसकी चाल देखकर ऋषिका को एहसास हो गया कि पूरे ऑफिस में ये बात फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही मयंक बाहर गया, राजवीर ने कमरे में घुसते हुए चुटकी ली। बड़ी ही रोमांटिक सिचुएशन थी, खलल डाल दिया क्या?
विराज ने उसकी ओर तिरछी नजरों से देखा और एक लंबी सांस लेकर अपनी जगह वापस जाकर बैठ गया। तुम्हारा क्या काम है, राजवीर? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई, इतनी नाराजगी क्यों? मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे हालचाल पूछते चलूं, लेकिन मुझे कहाँ पता था मैं तुम्हारे हालचाल इतने अच्छे होंगे। विराज ने बिना किसी भाव के कहा। हो गया, अब निकलो। राजवीर ने ऋषिका की ओर देखकर आंख मारी, जिससे ऋषिका ने तुरंत नजरें फेर लीं। वह खुद को इस अजीब सिचुएशन में फंसा पाकर 10 बात विराज को कोस चुकी थी। राजवीर कमरे से निकलते हुए बोला, और हाँ विराज, थोड़ा रिलैक्स किया करो। वर्क और रोमांस के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। ये कहते हुए वह बाहर चला गया। विराज ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए सिर घुमाकर ऋषिका की ओर देखा। वो अब तक शांत खड़ी थी। विराज कुछ कहता उससे पहले ही ऋषिका बरस पड़ी। क्या आप जानते भी हैं वो मयंक आंटी पूरे ऑफिस में बात फैला देगा और पता नहीं क्या क्या बातें होगी। लेकिन चुप, एकदम चुप। सब आपकी वजह से हो रहा है। अगली बात से मेरे करीब आए न भूल जाऊंगी कि आप मेरे सर हैं और इसी लैपटॉप से आपका सिर फोड़ दूंगी। ये बोल वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विराज ने जो अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला था वो खुला ही रह गया। क्या राजेंद्र जी और रश्मि जी के आ जाने से बदलेगा कुछ? टू बी कंटिन्यूड। Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.